चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी डिस्कस्ड अबाउट आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज किरचॉफ लूप लॉ एंड किरचॉफ जंक्शन लॉ। दोनों के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। So what is the electric cell? What do you mean by cell? A device which convert chemical energy into a electrical energy. So any cell, in an electric cell like this, we have two terminal and chemical will be filled in this one. पूरा का पूरा फिलिंग क्या होता है इसके अंदर? तो अपने पास इलेक्ट्रोड रहते हैं, वन इज फॉर पॉजिटिव एंड वन इज फॉर नेगेटिव। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस रेगुलरली रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन से क्या होगा, केमिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टाइप ऑफ सेल, वी हैव टू टाइप ऑफ सेल। Type of cell, so we have two type of cell. Number one, primary cell. Primary cell. Number two, secondary cell. Secondary cell. So what is the primary cell? Which once used can be recharged, जिसको हम बार बार वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आपने डिस्चार्ज कर लिया तो वापस वो यूज में नहीं होगा, दैट इज नोन एज द प्राइमरी सेल। और सेकेंडरी सेल, जिसको आप एक बार डिस्चार्ज हो गया वापस से उसको क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। ऑल दी बैटरीज, जितनी भी व्हीकल्स वगैरह में सब बैटरी लगी होती है, वो सब बार बार क्या होती है, रिचार्ज होती है, बार बार यूज होती है। तो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सेल। ठीक है, टू टाइप ऑफ सेल वी हैव। अब इस सेल के अंदर सेल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट थिंग दैट इज डेफिनेशन रिलेटेड टू सेल। तो कोई भी सेल होता है उसका स्टैंडर्ड सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इस तरह से हम दिखाते हैं। इसके नीचे लिखा होता है ई, ये है आर, और यहां से अगर आप मेजर करोगे दैट इज वी। इस डायग्राम में आपको तीन चीजें दिख रही है, वन इज ई, वन इज आर एंड वन इज वी। सो ई, that E is known as electromotive force. Electromotive force, EMF. Electromotive force, EMF. V, that is known as terminal voltage. Terminal voltage. And R, that is internal resistance. Internal resistance. ठीक है, so electromotive force is potential difference across the cell terminal when current not dispatched from the cell, or we can say current not flow from the cell। जब सेल से किसी टाइप का करंट नहीं लिया जाता है या सेल को किसी टाइप का करंट नहीं दिया जाता है। सेल से करंट ले भी सकते हैं, सेल को करंट दे भी सकते हैं। देते कब है, चार्ज करते टाइम। कब देते हैं, चार्ज करते टाइम। तो कोई भी सेल है, उस सेल से अगर किसी टाइप का करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इन दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल,
जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो जो ईएमएफ है वही क्या होगा, इसमें टर्मिनल में मिलेगा नहीं मिलेगा? जो ईएमएफ है वही क्या मिलेगा? टर्मिनल में मिलेगा। मीन्स व्हेन करंट नॉट डिस्पैच फ्रॉम द सेल, इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज नोन एज द EMF, known as the EMF. Now, second thing, that is terminal voltage. Terminal voltage is the potential difference across terminal of the cell when current dispatch from the cell. जब सेल से करंट फ्लो होता है तो क्या होगा? जब हम लोग देखें ये जो सेल है अपने पास, सिंपल कंसेप्ट देखते हैं इसको। जब सेल है, अगर हम लोग सेल से करंट ले रहे हैं, ई इसका क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब इसके अंदर से मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है आई, आप सेल से कितनी करंट डिस्पैच कर रहे हो? आई डिस्पैच कर, आई करंट आप ले रहे हो। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो जब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा कुछ ना कुछ। वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? आई इंटू आर। अब आप जब यहाँ से टर्मिनल में मेजर करोगे, आप जो टर्मिनल से मेजर करोगे तो एक्चुअली जो पोटेंशियल मिलेगा वो इसका मिल जाएगा क्या? ईएमएफ मिलेगा क्या? वो ईएमएफ नहीं मिलेगा, वो ईएमएफ नहीं मिलेगा। वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का टाइप मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि जो इसका ईएमएफ है और प्लस इसके अंदर क्या हो रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो एक्चुअल के अंदर हम लोग देखें तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? ई, और जो एक्स्ट्रा मिल रहा था आई आर, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा? ई माइनस आई आर। जो ईएमएफ है उसमें से ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर यूज हो गया, मतलब वो आपका एक्सटर्नल सर्किट में काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सेल ने खुद ने काम में ले लिया। सेल के खुद के जो रेजिस्टेंस है उसी ने काम में ले लिया, तो बाहर तो नहीं मिल रहा आपको। तो बाहर कितना पोटेंशियल मिला एक्चुअल में? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। जब आप इसको चार्ज कर रहे हो, जब आप इसको चार्ज कर रहे हो तो चार्ज करते टाइम क्या होगा? ये बैटरी है, चार्ज करते टाइम आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये सेल को क्या करेगा? चार्ज करेगा। अब जो पोटेंशियल आप लोग अप्लाइड कर रहे हो बाहर से, वो इसका भी तो होगा और साथ में इसका भी तो होगा। तो इस कंडीशन में V इक्वल टू क्या होगा? E प्लस आई आर। तो रिलेशन ध्यान रखना, यहां पे टर्मिनल वोल्टेज क्या है? V, दैट इज लेस देन E। यहां पे टर्मिनल वोल्टेज क्या है? ग्रेटर देन E। तो इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, in the process of charging, terminal voltage is more than EMF. In the process of discharging, EMF is more than terminal voltage. समझ में आई बात? पक्का? थोड़ा उधर बैठ जा, आराम से दिखता रहेगा, वरना सामने इधर टेढ़ा देखना पड़ता ना। सीधा बैठ जा आराम से, भावना थोड़ी इधर हो जा, और उधर और उधर बैठना दे इसको। हाँ बैठ जा आराम से, ठीक है। अब क्या होगा अपने पास नेक्स्ट? अगर इसमें देखते हैं, एक चीज अपने पास बच गई, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बच गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पता है? स्मॉल आर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर, दिस इज द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय द आयंस ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर आयंस, केमिकल साइंस होते हैं, वो भी क्या करते हैं? फ्लो का अपोज करते हैं, करंट फ्लो का। तो दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय द आयंस ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये रिलेशन, और इसके अंदर कोई दिक्कत है किसी को? क्या रिलेशन होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस करंट फ्लो को अपोज करेगा नहीं करेगा सेल का? ईएमएफ पे फर्क है नहीं पड़ता है। ये आर है, ये ईएमएफ ई है। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है आर। कितना है? आर। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, एंड दैट टर्मिनल वोल्टेज विल आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन दिस रेजिस्टेंस आर। हम लोग क्या ले सकते हैं एक चीज, कि V इक्वल टू आई इंटू आर।
V इक्वल टू आई इंटू आर, और एक इसमें क्या ले सकते हैं, V इक्वल टू, इस रिलेशन से V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं बताओ। तो यहाँ से आई इंटू आर वैल्यू डाल दो, इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस आई इंटू आर। तो नेट करंट कितना फ्लो होगा, आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर, दैट इज इक्वल टू ई, दैट इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। एक तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकालते हो आई की वैल्यू। अगर आपको ईएमएफ दे रखा है, in that case you have to consider internal resistance and external resistance both, but when terminal voltage is given, then you can find the I from just this equation, I equal to V by R। तो डिफरेंस पता चल गया। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, जब ईएमएफ देता है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, टर्मिनल वोल्टेज देता है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। दोनों एक चीज मत मान लेना कि हमेशा V इक्वल टू आई आर लगा दो, ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कैसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अपने पास यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर लें, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसको कहते कहते हैं आई इंटू आर इक्वल टू ई माइनस वी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन आई, और आई को यहां से आप क्या ले सकते हो, वी बाई आर लिख सकते हो। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। पहले आपके एक प्रैक्टिकल भी होता था, अभी भी आपके प्रैक्टिकल है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल अभी हट गया, आई थिंक है नहीं तुम्हारे पोटेंशियोमीटर का, जिससे हम लोग दो सेल के ईएमएफ का करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो उसमें लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज करता है। अभी तो आप यही याद रखिए, आर इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, अभी भी नींद आ रही है, हैं? चाय पिलाएं तुम्हें, चाय नहीं पीते, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो यहाँ मैदी के पास मिलती है, मेरे पास नहीं मिलती पीने के लिए। उसका अच्छा अच्छा कांटेक्ट है, कैंटीन में लेके जा रहा था मेरे को एक दिन ये, हैं? बोल रहा था सर आपको घुमाता हूँ चलो, हैं? अच्छा, अच्छा बारिश चीजों की आदत पड़ गई, कौन सी चीजों की आदत पड़ गई है? अच्छा चलो ठीक है, आ जाता है अपने टॉपिक पर वापस हैं। आगे हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब ये बड़ी बड़ी चीजें होगी, इसमें देखना, ध्यान देना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो वी हैव टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, one is series combination and one is parallel combination। So first one is series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा, बस let two cell of EMF E1 comma E2 and internal resistance, internal resistance R1 comma R2 are connected in सीरीज। किसमें कनेक्ट है ये, सीरीज में कनेक्ट है। तो क्या होगा, ये एक सेल है,
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। इसके साथ दूसरा सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2, R1 E1 E2 R2। इनको एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, एक साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इनमें से करंट फ्लो जो होगा सब में क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से रेजिस्टेंस लगाना तो लगा दो एक्सटर्नल, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट सब में से क्या जाएगा, सेम जाएगा, ठीक है। बट दोनों के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस मान लेते हैं V2। टर्मिनल वोल्टेज विल बी डिफरेंट, करंट इन दी बोथ आर सेम। करंट सेम है, टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग है, तो एक चीज हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि इफ इक्विवेलेंट EMF is ES and equivalent internal resistance that is RS। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है RS। देन क्या होगा, V इक्वल टू ES माइनस I इंटू RS, इक्वेशन नंबर 1। इन सेल वन में क्या होगा, V1 इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। इन सेल टू में क्या होगा, V2 इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2। कहाँ पता, टोटल टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ES माइनस I इंटू RS इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1 प्लस E2 माइनस I इंटू R2। तो ES माइनस I इंटू RS इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2, ये है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने से क्या होगा, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, when you compare both side, here ES equal to E1 plus E2, E1 plus E2 and RS equal to R1 plus R2। Now for the N cell, for N cell के लिए क्या हो जाएगा उन पास, ES equal to E1 plus E2 dash 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 EN और RS equal to R1 प्लस R2 डैश 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 RN। अगर सभी सेल सेम हैं, इफ ऑल सेल आर सेम, सारे के सारे सेल क्या है, सेम है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, ES इक्वल टू NE लिख दूं डायरेक्टली में, NE हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारे N टाइम्स हो जाएगा, और RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेल। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको बैटरियां हैं आपके पास, जैसे मान लो 1.5 1.5 वोल्ट की दो बैटरी है, आपको सर्किट में 3 वोल्ट चाहिए, तो आप दोनों बैटरी को किस में कनेक्ट करोगे, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने से ही अपना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो सकता है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क है नहीं पड़ता है, सेम रहता था। एन बैटरी लगा दोगे 5 वोल्ट की, तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा, 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो भी चेक कर लेंगे हम लोग। हाँ, ये चीज समझ में आ गई, सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है,
ऑल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस तरह से सारे सेल को किसमें कनेक्ट कर रखा है? दो सेल के लेते हैं पहले, ठीक है, एक बार दो सेल के लिए ले लेते हैं। E2 R2 E1 R1, let two cell of EMF E1 E2 and internal resistance R1 R2 are connected in the parallel. In parallel combination, you know, potential difference or terminal voltage of these two RP क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, टर्मिनल वोल्टेज सेम है, और करंट दोनों में क्या है? अलग अलग है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट ईएमएफ है, दैट इज ईपी, कितना है? ईपी, एंड रेजिस्टेंस कितना है? आरपी। तो ईपी इक्वल टू क्या होगा? ईपी होगा कि वीपी होगा? वीपी होगा, वी होगा। तो वी इक्वल टू क्या होगा? ईपी माइनस आई इंटू आरपी। यहां से हम लोग आई निकाल सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होगा? वी माइनस ईपी अपॉन आरपी, और यहां पे क्या है साथ में? आरपी। इक्वेशन नंबर 1। इन सेल 1 क्या होगा? I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R1। इन सेल 2 क्या होगा? सॉरी, ये गलत लिख रहा हूं क्या मैं? एक मिनट, गलत लिख देना पूरा है। तुम लोग बोलते भी नहीं हो भाई, हैं? बोलना चाहिए ना तुम लोगों को। ये गलत लिख रहे हो सर, हैं? तो आरपी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? ईपी अपॉन आरपी माइनस, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा वी माइनस में होगा, तो वी अपॉन आरपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा उन पास? ये भी गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो आई वन इक्वल टू क्या होगा? ई वन अपॉन आर वन माइनस वी अपॉन क्या? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इन आई टू इक्वल टू कितना होगा? ई टू अपॉन आर टू वी अपॉन आर टू। ठीक है, अब यहां देखिए अपने पास आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये वाली चीज अपने पास हो गई थी। दूसरे सेल में देखेंगे करंट आई टू इक्वल टू ई टू अपॉन आर टू माइनस वी अपॉन आर टू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल करंट जो होगा आई, आई इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू। So here I equal to EP upon RP minus V upon RP equal to I1, that is E1 upon R1 minus V upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R2. So EP upon RP minus V upon RP equal to E1 upon R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। समझ में आगे बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन दोनों साइड में कंपेयर करें चीज़ों को तो क्या होगा? कंपेयर कीजिए, क्या होगा? EP अपॉन RP इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और 1 अपॉन RP इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो 1 अपॉन RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमारे पास RP क्या निकल के आएगा यहाँ से? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया।
ईएमएफ अपने पास दिख ही रहा है सामने। अगर इसको भी आगे सॉल्व करना चाहो तो कई बार ऐसे एग्जाम में प्रूव करने पूछ देते हैं कि प्रूव दैट ईएमएफ इज दिस वन, कैसे होगा वो करते हैं अभी देखो। तो हमारे पास क्या है, ईपी अपॉन आरपी, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, R1 R2, इधर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1। तो अपने पास EP इक्वल टू क्या आ जाएगा, EP इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 इंटू RP। इस RP की वैल्यू डाल सकते हो आप लोग यहाँ से। तो EP इक्वल टू क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और RP दैट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो EP इक्वल टू क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये प्रूव करने के लिए एग्जाम पूछते हैं कि प्रूव दैट इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल इक्विवेलेंट ईएमएफ इज दिस वन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब अगर सारे के सारे सेल इक्वल है, सेम ईएमएफ के हैं और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, सारे के सारे सेल कैसे हैं, इक्वल ईएमएफ के हैं, ऑल सेल हैज इक्वल ईएमएफ, तो क्या होगा, EP अपॉन RP इक्वल टू, अगर n सेल के लिए देखें पहले तो n सेल के लिए ले तो क्या होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डैश डैश डैश, ये होगा। तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, EP अपॉन RP इक्वल टू E अपॉन R प्लस E अपॉन R डैश 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 E अपॉन कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, E अपॉन RP इक्वल टू NE बाई R। अगर हम लोग देखना चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं, EP इक्वल टू NE अपॉन R इंटू RP। RP इक्वल टू क्या होगा, RP क्या होगा, RP पैरेलल कॉम्बिनेशन में n रेजिस्टेंस क्या होता है, R बाई N। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, EP इक्वल टू NE अपॉन R इंटू R बाई N। क्या आया EP इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, कितने बेटे आप साथ में जोड़ दो, EP किसके इक्वल आता है, E के इक्वल आता है। N से N कैंसिल, R से R कैंसिल। अगर रेजिस्टेंस का देखना ये कैसा आया RP की वैल्यू, तो देख सकते हो यहाँ से कंपेयर करेंगे अपने पास फॉर्मूला क्या बना था, अभी देखो ये RP 1 अपॉन RP इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डैश 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 1 अपॉन RN आएगा, सब सेम है तो 1 अपॉन RP इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू n बाई R। तो RP इक्वल टू क्या होगा, R बाई N। मैंने यही लिखा, कुछ और लिखा, हम्म हम्म तो सेम तो तभी आएगा एग्जैक्टली, तो वरना तो क्या होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो EP वहां से ऐसा आएगा। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग दे रखा है, अलग अलग EMF दे रखा है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला, फिर पूछेगा तो आपको दो सेल के लिए पूछेगा, किसके लिए पूछेगा, केवल दो सेल के लिए। सीधा फॉर्मूला याद रखना, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमें आगे करना है। तो दोनों कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई दिक्कत है इसमें बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक टॉपिक इस चैप्टर का जो बचता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज बचता है, तो वो कर लें। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? वो फिर करेंगे, पावर और एनर्जी कल कर लेंगे, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, इन व्हीट स्टोन ब्रिज 4 प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, 4 प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए फॉर्म ऑफ ब्रिज
तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अपने पास एक ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, ये 4 प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है। लेट पी क्यू आर एस, ये 4 रेजिस्टेंस आप, इनके बीच में हम लोग लेते हैं गैल्वेनोमीटर और यहाँ से लगा देते हैं बैटरी। ठीक है, यहाँ पे अब जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, दैट इज नोन एज द नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मीन्स नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। व्हेन इट विल हैपन, ये कब होगा, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन फाइंड करते हैं, और दैट इज द कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज द कंडीशन दैट वी विल फाइंड? इसको फाइंड करने के 2 तरीके हमारे पास। यहाँ से मान लीजिए पूरा करंट फ्लो हो रहा है आई, इधर से करंट जा रहा है I1, इधर से जा रहा है I2, इसमें जो जाएगा दैट इज IG, और यहाँ पे जो आ रहा है I3, और यहाँ पे जो है I4। कैन वी मेक 2 लूप हियर? 2 सर्किट यहाँ बन रहे हैं, एक लूप, इसका रेजिस्टेंस कितना G है। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट है IG, इसमें एक लूप बना ले ऐसे, और एक लूप इसमें बना लेते हैं ऐसे। बना सकते नहीं बना सकते हैं? ये लूप 1 और ये लूप 2, दोनों लूप को देखें तो क्या होगा, फ्रॉम इन लूप 1 वोल्टेज बैटरी तो लगी नहीं है, तो नेट वोल्टेज तो क्या होगा, EMF बाई दी बैटरी विल बी 0। तो हमें केवल किसका देखना है, वोल्टेज ड्रॉप बाय द रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप बाय रेजिस्टेंस। अब यहाँ देखो, इसके अंदर आपने लूप ऐसा लिया है, तो इस ब्रांच में लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम है तो क्या लिखोगे आप लोग, इन लूप 1 P इंटू I1, I इंटू आर होता ना, तो P इंटू I1। इसमें देखो, इसमें भी आपका लूप तो इधर ही घूम रहा है ना, ये इधर घूम कैसे आ रहा है, तो इसमें IG और लूप भी दोनों साथ में है, तो IG इंटू लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव लेते नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे देखो लूप इधर आया ना ये, और करंट भी इधर ही आ रहा है। इसमें देखो आपका लूप इधर जा रहा है, बट करंट इसके अपोजिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब अपोजिट में आएगा तो क्या होगा, माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि कोई बैटरी नहीं लगा तो क्या होगा, 0। ठीक है, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में IG इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, PI1 माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, PI1 इक्वल टू आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। कोई समस्या है इसको इक्वेशन 1 देने से? किसी को प्रॉब्लम है क्या इक्वेशन 1 देने से? इसको नहीं है तो बता देना। मेहदी भाई, कोई नहीं, चलो ठीक। अब लेते हैं लूप 2। लूप 2 में क्या है बताओ, इधर देखो, इसमें करंट इधर है और आपका लूप भी इधर ही घूम के आ रहा है ऐसे। लूप और करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, I3 इंटू क्यू, I3 इंटू क्यू। इसके अंदर देखो आपका लूप जो है इधर से जा रहा है और करंट इसके अपोजिट में जा रही है कि नहीं जा रही है? तो क्या लिखोगे इसको, माइनस I4 इंटू एस। गैल्वेनोमीटर में लूप आपका इधर जा रहा है और गैल्वेनोमीटर करंट हमने इधर माननी है, तो क्या होगा, माइनस IG इंटू जी इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा बताओ, क्या होगा बैलेंस कंडीशन में, IG इक्वल टू 0। जब IG 0 है तो I3Q माइनस I4S इक्वल टू 0। तो I3Q इक्वल टू I4S, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1
डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा आपका Pi1 अपॉन I3Q इक्वल टू Ri2 अपॉन, अब आपको पता है इफ Ig इक्वल टू 0 देन I1 किसके इक्वल होगा और I2 किसके इक्वल होगा। तो ये आपस में क्या हो गए, यहां से यहां कैंसिल, तो क्या बचा, दिस इज दी कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यही कंडीशन होती है कि नहीं होती है बैलेंस कंडीशन, याद रख लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका इसको करने का यह है, आप चाहो दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, पर एक ही तरीका बहुत है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। समझ में आई, पक्का। चलो अब इस चैप्टर में क्या बचता है, एनर्जी और पावर। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। तो इसमें ज्यादा कोई खास चीजें हैं नहीं, अभी आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि बाकी चीजें हट गई है। P इक्वल टू ई बाई टी हम लोग लिख सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोट। क्या होती है, वोट। और 1000 वोट को क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 किलो वोट, 1 किलो वोट। और जब 1000 वोट की एनर्जी पावर, 1000 पावर 1 आवर के लिए यूज होता है, तो जो एनर्जी होती है 1 kWh बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, 1 kWh, 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। वो किसकी इक्वल होती है, 1 यूनिट की इक्वल होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसमें इतना ही है, नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल्स, इसके क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, ओके।